हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। और हाई स्पीड क्लासेस में अपना चल रहा है चैप्टर एसी। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का ये फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ पार्ट है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में मैंने आपको एवरेज करंट बताया था, करंट की IRMS वैल्यू बताई थी। एंड थर्ड पार्ट में हमने आपको बताए थे जो रजिस्टेंस होता था ना अपना रजिस्टेंस, उस पर हमने AC अप्लाइड किया था, और कैपेसिटेंस पे AC अप्लाई किया था, और इंडक्टर पे अपन AC अप्लाई किया था। तो क्या क्या होता था, तो उसमें हमने देखा था, तो जब हम लोग रजिस्टर को किसी AC सोर्स से जोड़ते थे ना, ऐसी सिचुएशन में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते थे, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। और जब हमने इंडक्टर जोड़ा था, क्या जोड़ा था, इंडक्टर जब हम लोगों ने AC उसमें जोड़ा था, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता था कि करंट जो है ना, करंट पीछे होता था π/2 एंगल्स, ठीक है ना। और जब हम इसमें कैपेसिटर ऐड करते थे तो कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे हो जाता था, ठीक है ना। कैपेसिटर में 90 डिग्री करंट आगे हो जाता था, वोल्टेज पीछे। यहाँ करंट और वोल्टेज साथ साथ, यहाँ करंट पीछे वोल्टेज आगे 90 डिग्री, और यहाँ करंट आगे वोल्टेज पीछे 90 डिग्री। तो हम बता रहे थे कि जो रेजिस्टेंस था ना अपना, उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर था उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी थी, कैपिटल R थी। मतलब ये जो रजिस्टर लगता था तो करंट के मार्ग में जो रुकावट डालता था, रजिस्टर जिसको बोलते हैं, वो R थी। जब हम इंडक्टर लगाते थे तो इंडक्टर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था वो था XL। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते थे इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब अपन कैपेसिटर लगाते थे तो उसके लिए रेजिस्टेंस, जो कैपेसिटर है ना, वो AC के फ्लो में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, X∗C। इसको बोलते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये सब रजिस्टर हैं, मतलब एक तरह से प्रतिरोध हैं जो करंट के मार्ग में क्या कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। R है, XL है, XC है। वैसे ही Z भी एक रजिस्टर की तरह ही काम करता है, एक रेजिस्टेंस ही है। और ये है क्या, समझो, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। द इम्पीडेंस ऑफ एन AC सर्किट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LR, CR, LC, LCR सर्किट। इट इज डिनोटेड बाय Z। मतलब अभी ये अकेले लगे थे, R अकेला था, L अकेला था, C अकेला था। अब जैसे मैं कहूँ कि भाई इसमें हम R और L लगा दें, क्या लगा दें, R और L लगा दिया हमने, ठीक है ना। ये हमने AC सोर्स लगा दिया, ये आपका R हो गया और ये आपका L हो गया। तो हम इसको LR सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, LR सर्किट। तो ये जो LR सर्किट है वो AC करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जो रेजिस्टेंस लगा रहा है, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं, Z से। जैसे ये XL और XC का काम था, वैसे ही इसका Z का काम होगा। अब Z कहाँ मिलेगा, LR सर्किट में मिलेगा, CR सर्किट में मिलेगा, LC सर्किट में मिलेगा, LCR सर्किट में मिलेगा, ठीक है ना। LC सर्किट शायद है नहीं अपने सिलेबस में, ये तीनों अपन पढ़ने वाले हैं, ओके। इस वीडियो लेक्चर में अपन LR और CR सर्किट पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये नोट कर लो जल्दी से। अब अपन बात कर रहे हैं LR सीरीज सर्किट। LR सीरीज सर्किट का मीन क्या है कि उस सर्किट में, हम जिस सर्किट में AC अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक L होगा और एक R होगा। R मीन्स रजिस्टर होगा, L मीन्स इंडक्टर होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, सबसे पहले आप कुछ भी लगा लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने R लगा लिया, फिर ये L लगा लिया। अब यहाँ देखो, ये R हो गया, ये L लग गया, ठीक है ना। और ये कितना वोल्टेज खा जाएगा, V0R, और ये कितना खा जाएगा, V0L। मतलब यहाँ हम लोगों ने क्या वोल्टेज अप्लाई किया, AC वोल्टेज। और AC वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, V = V0 sin ωt। ये AC वोल्टेज की इक्वेशन है। ये AC वोल्टेज हमने इतना इस पे अप्लाई किया है, तो R कितना खा जाएगा, इसको लेट किया हमने V0R, और L कितना खा जाएगा, इसको लेट किया हमने V0L, ठीक है ना। अब ये बोर्ड लेवल पर अगर आपको करना है तो बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये तीनों LR, RC और LCR में से
कुछ न कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में मिलना ही मिलना होता है, चाहे वो RBSC हो, CBSE हो, चाहे वो UP बोर्ड हो, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फिर आगे कुछ बचता भी तो नहीं इनके अलावा, ठीक है। फिर इसके बाद वो है एवरेज पावर है और ट्रांसफार्मर है और एक दो चीज़ें और बैंड चौड़ाई वगैरह, बस। तो अब इसमें बोर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं तो इसमें कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले लेट करेंगे कंसीडर दैट ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग EMF या वोल्टेज भी कह सकते हैं, इज कनेक्टेड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। इंडक्टेंस कितनी है? L है। एंड ए रजिस्टर, ठीक है ना, ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R एज सोन इन फिगर। ये इतना लिखना आपको, क्या? कंसीडर दैट ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज कनेक्टेड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ऑफ एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R एज सोन इन फिगर, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि V एंड I, ठीक है ना। लेट V एंड I समझते हो ना, ये V वोल्टेज हो गया एंड I करंट हो गया। हमने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, वोल्टेज की इक्वेशन आपने अप्लाई कर दी, आपको करंट की इक्वेशन फाइंड करनी होती है। ओके, तो आपने इसमें क्या लिखा, लेट V एंड I बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ EMF एंड करंट, ओके, इन LR सर्किट, ओके। फिर इसके बाद इनकी रिजल्टेंट वोल्टेज कितना हो गया, अगर हम उसको एलर्ट करें, इफ रिजल्टिंग वोल्टेज ऑन रजिस्टर एंड इंडक्टर दोनों है ना, इज, अब इन दोनों पे रिजल्टिंग वोल्टेज क्या मान लिया हमने, V0RL। जीरो होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कितना खर्च कर पाएंगे, V0RL, ओके। देन अकॉर्डिंग टू KVL बताए थे हम आपको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। V अप्लाई किया, V0RL खा गए, बचा क्या, जीरो, ठीक है ना। अब इसमें देखो है क्या, इसको जाओ तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 दे दो, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी आगे चल के। अब इसमें देखो करना क्या होता है, करना ये होता है, यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट क्या है कि अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्या किया था, अलग अलग पढ़े थे, R अलग पढ़ा था, L अलग पढ़ा था और C अलग पढ़ा था। अब ये मिक्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये मिक्स हो रहे हैं ना। तो थोड़ा सा चेंजमेंट हम ऐसे करेंगे, समझो, यहाँ एक वेक्टर डायग्राम बनाया जाएगा अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करेंगे, एक वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, उस वेक्टर डायग्राम से हम कुछ रिजल्टिंग वोल्टेज ये है ना V0RL ये फाइंड करेंगे या करंट फाइंड करेंगे आपका I0। अब यहाँ देखो ऐसे समझो कि I का इक्वेशन हम क्या बताएंगे ना, I0 sin ω t ±φ। ध्यान से सुनना,
हमने क्या कहा था, ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, वोल्टेज अप्लाई किया, हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो हमें करंट की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। करंट की इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, I = I0 sin ωt प्लस माइनस फाई। प्लस माइनस फाई क्यों किया, फाई है ना वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस है। जैसे जब हमने रजिस्टर जोड़ा था ना तो फेज डिफरेंस 0 आया था, इसीलिए मैंने कहा था कि करंट और वोल्टेज साथ साथ चल रहे हैं। जब हम लोगों ने इंडक्टर जोड़ा था तो उसमें करंट और वोल्टेज के बिटवीन में 5 फेज डिफरेंस आ गया था, π/2। फेज डिफरेंस कितना आ गया था, π/2। तो उसमें करंट पीछे था, वोल्टेज आगे था। और जब हम लोगों ने कैपेसिटर जोड़ा था उसमें भी π/2 फेज डिफरेंस था, ठीक है ना, उसमें करंट आगे था और वोल्टेज पीछे। कैपेसिटर में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे, इंडक्टर में करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे, और रजिस्टर में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं। ओके, बट यहाँ क्या है, प्लस माइनस फाइव का मतलब ये है कि अगर करंट आगे हो तो प्लस फाइव यूज करेंगे और करंट पीछे हो तो माइनस फाइव यूज करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ दो चीजें फाइंड करनी होंगी, I0 फाइंड करना होगा और फाइव फाइंड करना होगा, ठीक है ना। देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने कहा क्या, यहाँ पे एक वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। वेक्टर डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ की और इसको लेट किया I0। क्या लेट किया, I0 करंट की डायरेक्शन, मतलब करंट की लाइन है, ठीक है ना। फिर इसके बाद सबसे पहले क्या लगा यहाँ पे, रजिस्टर। हमने बताया था रजिस्टर में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, तो इसी डायरेक्शन में क्या चला जाएगा, V0R, ये रजिस्टर वाला वोल्टेज, ठीक है ना। फिर लगा है आपका इंडक्टर। इंडक्टर में हमने क्या बताया था, करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे। कितना आगे होता है वोल्टेज, π/2। तो ये करंट है और इंडक्टर का वोल्टेज जो है ना, इस करंट से यहाँ देखो π/2 एंगल आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका V0L। अब ये जो V0R और V0L है ना, ये वोल्टेज किसके लिए है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ओके, अब इन दोनों को हम एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे। ये दोनों हम ऐसा लेट करेंगे कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हम इनको एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। तो इसमें कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये पॉइंट ए लेट किया, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा V0RL, इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा V0RL। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, देन द रिजल्टेंट या रिजल्टेंटिंग लिख सकते हो वोल्टेज, ठीक है ना। तो क्या है अपना V0RL। कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या कहा, इनको एज ए वेक्टर ट्रीट करो, तो ये हो जाएगा आपका V0R² प्लस V0L² प्लस फिर आपका 2V0R V0L cos 90 डिग्री। इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, 90 डिग्री, याद है क्या। और इसको हम लेट करते हैं फाई। रिजल्टेंट और आई के बिटवीन का जो एंगल होता है वो फाई होता है, यही फेज डिफरेंस होता है। अब ये एंगल, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम 11th में पढ़ा होगा आपने। अब इसको पूरा नहीं लगाना, पूरा क्यों नहीं लगाना, देखो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये वाला जो टर्म्स है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको साफ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। केवल इतना यूज करेंगे। फिर से सुन लो, इनको हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, बट ये वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ देखना, हाँ, क्योंकि हमें I0 फाइंड करना है ना, तो I0 फाइंड करने के लिए हमें V0RL पता होनी चाहिए और रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, समझ गए ना। अब आपको बता दें कि भाई V0R की वैल्यू क्या होगी, I0R। कैसे, ये वोल्टेज है, ये करंट होगा, तो ये R, वो V = IR सुना होगा आपने। और V0L की वैल्यू क्या होगी, I0XL। XL क्यों सर, क्योंकि XL जो है ना, इसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, XL। तो ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका V0RL = I0² R² प्लस I0² XL², ठीक है ना। V0RL = I0² कॉमन ले लो, I0² कॉमन आ जाएगा, तो ये अंदर बच जाएगा R² प्लस
एक्स एल स्क्वायर। ओके, रूट से कैंसिल आउट हो जाए, बाहर आ जाएगा ये रूट से बाहर निकलेगा आई जीरो, और ये रूट्स के अंदर ही रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो देन आई जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी जीरो आर एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। हमने क्या कहा था, हमें करंट की इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ देखो ये रिजल्टेंट वोल्टेज है और ये करंट है, करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, तो फिर यहाँ क्या लगाओगे +5 -5, बोलो जल्दी से। ये करंट है, ये वोल्टेज है, और करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, तो ये जो फाई होगा वो प्लस का माइनस का होगा। करंट पीछे, हमने क्या कहा था, करंट पीछे हो तो फाई की वैल्यू माइनस में लगाना, ठीक है ना। अब हमने कहा था आई की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें आई जीरो पता होना चाहिए और फाई पता होना चाहिए, तो आई जीरो हमें पता चल चुका है, ठीक है ना, आई जीरो हमें पता चल चुका है। ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो अपॉन वाला जरूर क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया था, इम्पीडेंस। स्टार्टिंग में बताए थे ना, वेयर, या फिर ऐसा कर लो आई जीरो इक्वल टू कितना वी जीरो आर एल अपॉन जेड, ठीक है ना। वेयर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस हो गई। इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। एक्स एल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, एफ फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई एफ एल स्क्वायर। ओके, ऐसे इम्पीडेंस आ गया। ये क्या आ गया ये। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमने बताया था इम्पीडेंस क्या है, आपको पता ही एक टाइप का रजिस्टर है, एक टाइप का क्या है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इम्पीडेंस डायग्राम भी बनाया जाता है, अगर आपकी इच्छा हो तो बना सकते हो और इच्छा नहीं हो तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसके बाद एक इम्पीडेंस डायग्राम बना देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक इम्पीडेंस डायग्राम भी होता है, सिंपल से ही होता है। देखो है क्या, कुछ नहीं करना, वही करंट लगा दो आई जीरो, इसमें इस डायरेक्शन में आर चला जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा एक्सएल, तो फिर इधर क्या जाएगा जेड, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, और ये एंगल कितना होगा फाई, ठीक। अब हमें ये पता चल गया कि आई जीरो पीछे है, वोल्टेज आगे है, यहीं से पता चल गया। देखो आई जीरो पीछे, वोल्टेज आगे, कितना आई पीछे है फाई एंगल पीछे है। तो यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो इन द अबव फिगर, इन द अबव फिगर एल आर या आर एल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। एल आर सर्किट, एल आर सर्किट द applied EMF, applied EMF V leads, leads का मतलब क्या होगा आगे, leads the current by a phase angle phi, ठीक है ना। इस हिसाब से अब अगर हम यहाँ पे करंट की इक्वेशन बताएं, किसकी इक्वेशन बताएं करंट की, तो फिर करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई क्यों आ गया पता चल रहा है ना, ये करंट की इक्वेशन आ गई क्योंकि करंट पीछे है फाई एंगल। ओके, फिर इसके बाद अगर हमें फाई की भी तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर। अगर हम यहाँ टेन फाई इस्तेमाल करेंगे ना, टेन फाई की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ये एक्सएल, और बेस क्या है आर, ठीक है ना। देन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ये आपकी फाई की वैल्यू होगी। पूरे डेरिवेशन में दो ही चीजें फाइंड करनी है, आई की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, और आई की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आई जीरो आपको निकाल के दिखाना होगा और फाई आपको निकाल के दिखाना होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, फेजर डायग्राम भी होना चाहिए। फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो फेजर डायग्राम क्या है आपको, तो फेजर डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे, तो हम इसको यहाँ पे बना के देते हैं फेजर डायग्राम।
फेजर डायग्राम तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तो अच्छा ही लगेगा ये, और वो आधे नंबर का कभी कभी पूछ भी देते हैं डायरेक्ट। तो फेजर डायग्राम बनाने का ट्रिक क्या बताया था हमने, सबसे पहले इसमें एक्स वाई लाइन बना लो, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने कहा था करंट की इक्वेशन यहाँ दे दो I0, और इसी डायरेक्शन में क्या जाएगा V0R। हमने कहा था करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं किसमें, रजिस्टर में। अब करंट से 90 डिग्री आगे चलेगा क्या, V0L, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। V0L V0R का जो रिजल्ट होगा V0RL, वो यहाँ होगा, ठीक है ना। रिजल्ट और करंट के बीच एंगल कितना बताए थे हम, फाई। रिजल्ट और एक्स के बिटवीन एंगल कितना बताए थे हम, ओमेगा टी। ये हो गया आपका क्या, फेजर डायग्राम। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट करो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाली डेरिवेशन की, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली डेरिवेशन में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, आरसी सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट में क्या होगा, इसमें हमने एक आर लगा दिया, ठीक है ना, एक कैपेसिटर लगा दिया, और इसमें हमने एक एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, एसी वोल्टेज। ओके, एसी वोल्टेज लगा दिया, ये आर हो गया, ये सी हो गया, ये कितना खा गया V0R, ये कितना खा गया V0C, और यहाँ क्या वोल्टेज अप्लाई किया हमने, V=V0 sin ओमेगा टी। फिर हमने क्या बताया, यहाँ पे वही सिस्टम है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वही लैंग्वेज लिखी हुई है। कंसीडर दैट इज सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज कनेक्टेड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन, इंडक्टर की जगह क्या लिखना आपको, कैपेसिटर, ठीक है ना। इंडक्टर की जगह लिख देंगे अपन कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटेंस कितनी होगी C, कैपेसिटेंस C, एंड ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R एज शोन इन फिगर। लेट V एंड I बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ EMF एंड करंट इन, यहाँ कर देंगे अपन RC सर्किट, क्या कर देंगे यहाँ पे, RC सर्किट। फिर इसके बाद इफ रिजल्टिंग वोल्टेज ऑन रजिस्टर एंड, इंडक्टर लिखा है ना, तो यहाँ लिख देंगे अपन कैपेसिटर, क्या लिख देंगे, कैपेसिटर इज V0RC, क्या होगा V0RC। देन अकॉर्डिंग टू KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या हो जाएगा, V माइनस V0RC इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या कहा था, वेक्टर डायग्राम बनेगा। वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, करंट की इक्वेशन बना दो, करंट की लाइन बना दो, वेक्टर डायग्राम बनाना है। फिर इसके बाद V0R जो होगा ना, वो करंट की डायरेक्शन में ही चलेगा। क्यों, क्योंकि रजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं। फिर कैपेसिटर के लिए करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे, कितना पीछे, ये कैपेसिटर का वोल्टेज V0C जो है ना 90 डिग्री पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इधर आ जाएगा, और ये एंगल फाई हो गया। तो ये जो रिजल्ट होगा वो होगा V0RC। अब आप सोच के देखो, V0RC जो है ना वो करंट से पीछे है, V0RC करंट से पीछे है ना, तो अब इसमें करंट आगे रहा। जब करंट आगे रहा तो हम क्या करेंगे, जब I की इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें 5 प्लस करोगे माइनस करोगे, 5 प्लस करेंगे, क्या करेंगे। फिर से मैंने क्या कि इनको एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे। जब एज ए वेक्टर ट्रीट करोगे ना तो रिजल्टिंग वोल्टेज यहाँ लिखना चाहो लिख दिया करो, वेक्टर डायग्राम, क्या लिख दिया करो, वेक्टर डायग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट वोल्टेज तो ये हो जाएगा आपका V0RC इज इक्वल टू अंडर रूट V0R का स्क्वायर प्लस V0C का स्क्वायर। फिर हमने क्या होता था, V0R है ना, V0R की वैल्यू कितनी है I0R, और V0C की वैल्यू कितनी है I0। अब यहाँ XL की जगह क्या रखोगे, XC। अब यहाँ आ जाएगा XC, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इन दोनों की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। V0RC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर XC स्क्वायर।
I0 स्क्वायर कॉमन ले लो, ये रूट से भी बाहर आ जाएगा, तो एक स्टेप कम करके डायरेक्ट कर ले रहे हैं, I0 बाहर आ जाएगा और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। देन I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 इक्वल टू हो जाएगा आपका V0 आर सी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये I0 की वैल्यू हो गई। और दूसरा लिखना चाहो तो इसमें ऐसे लिख सकते हो I0 इक्वल टू V0 आर सी अपॉन जेड, ठीक है ना, वेयर जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू आपका इम्पीडेंस है और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। एक्स सी की वैल्यू क्या बताई थी आपको, 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ओमेगा सी के प्लेस पे क्या पुट करोगे, सॉरी एक्स सी के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ओके, और ओमेगा की वैल्यू क्या बताई थी हमने आपको, 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू क्या बताई थी, 2 पाई एफ। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अपॉन 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। ये जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने क्या बताया था, एक इम्पीडेंस डायग्राम बना लिया करो। इम्पीडेंस डायग्राम कैसे बनाओगे, तो हमने कहा था भाई यहाँ करंट की इक्वेशन दे दो, पहले करंट की लाइन, और इसी लाइन के साथ चला जाएगा आर, एक्स सी चला जाएगा पीछे थोड़ा सा 90 डिग्री है, और ये आ जाएगा आपका जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये एंगल फाई हो जाएगा। और अब यहाँ कुछ लिखना चाहें कि भाई इन द एबव फिगर आरसी सर्किट द अप्लाइड ईएमएफ वी लीड्स नहीं होगा, अब ये अहीड होगा, पीछे होगा। क्या होगा, अहीड, समझते हो ना, पीछे। अब यहाँ वोल्टेज पीछे हो गया बेटा, क्या पीछे हो गया, वोल्टेज पीछे हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब ये आपका वोल्टेज पीछे हो गया, और कितने एंगल से पीछे हो गया, ये फाई एंगल से पीछे हो गया। कितने एंगल से पीछे हो गया, फाई एंगल से, ठीक है ना। अहीड द करंट बाय ए फेज एंगल फाई। देन अब यहाँ करंट की इक्वेशन अगर अपन बनाना चाहे ना, तो ये बन जाएगी I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। बताओ ये प्लस फाई माइनस फाई, अब यहाँ प्लस फाई आएगा, क्यों, क्योंकि करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, तो इसलिए करंट आगे होगा, तो फेज उसका आगे होगा एंगल। अब इसके बाद क्या बताया था मैंने कि अगर हमें फाई भी तो फाइंड करना है, तो फ्रॉम फिगर अगर हम यहाँ टेन फाई निकालेंगे ना, टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा कितना, यहाँ से फाई ये एंगल एक्स सी, तो ये हो जाएगा एक्स सी अपॉन आर। देन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। ओके, इस हिसाब से। तो ये तो इसकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो गया। अब इसका अगर फेजर डायग्राम बनाएं, क्या बनाएं, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे समझो। इसको मैं एक बार, ये चित्र बना लिया होगा आपने, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी से। ओके, ले लिया। अब ये देखो, फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप x एंड y बना लो, फिर यहाँ क्या बनाओगे, I0। हमने क्या कहा था, I0 के साथ क्या रहेगा, V0। और I0 से 90 डिग्री पीछे V0C रहेगा। अब ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है ना। V0C और V0R का जो रिजल्ट होगा वो इधर आ जाएगा, V0RC। रिजल्ट और I के बिटवीन एंगल क्या बताए थे हम, फाई। रिजल्ट और X के बिटवीन एंगल क्या बताए थे, ओमेगा टी। अब समझ गए होगे कि भाई फाई आगे है और वोल्टेज, सॉरी करंट आगे है, वोल्टेज पीछे, कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो ये था आपका आरसी सर्किट। इसी तरह हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।